नेपाल के प्रधानमंत्री, नए नवेले प्रधानमंत्री बालन शाह को पता नहीं अचानक से क्या हो गया है। वो अपने पहले ही संसद के अंदर दिए गए भाषण में ये कह रहे हैं कि हमने यानी नेपाल ने भारत की जमीन पर कब्जा किया है। अब किस बात की उनकी अकल मारी गई है, या फिर वो जिनपिंग वहां से कुछ उन्हें मैसेज भेज रहा है, न जाने क्या है, उसे सर से समझेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। और सबसे पहले नेपाल की बात समझते हैं सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। मैं तो कई बार उस देश में गया हूँ, वहां समझता हूँ। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि घोड़े की पीठ पर बैठकर किसी जगह पर कब्जा करना आसान है, उसको हासिल कर लेना, कोई भी टेरिटरी हो, कोई भी देश हो। लेकिन घोड़े की पीठ से उतरकर हुकूमत करना वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि फिर आपको उतर के लोगों का सामना करना पड़ता है। अब ये जो रैपर है, ये जो अपने आप को कहता है मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, पहले तो आलोचना ये थी कि ये बोलता नहीं था पार्लियामेंट में, और जब मुंह खोला है तो क्या कहते हैं, उसका जूता, उसका पैर मुंह से बाहर निकल रहा था। बेवकूफ आदमी है, नौजवान है, 36-37 साल का, ये आइडिया नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। उसने सोचा कि काफी देर से नेपाल में बेटा बात होती रहती थी ग्रेटर नेपाल, और कहते थे कि ये भी इलाका हमारा है, ये भी है, वो भी है। ये बड़े पुराने विचार इन लोगों के हैं। दुनिया बदल चुकी है, लेकिन ये फंसा हुआ। इसको लाया कौन था? ये बना था, ये आया था ऑन द बैकग्राउंड कि भाई बहुत करप्शन है, ये है, वो है, और ये जो बुढ़े लोग जो वहां हुकूमत चलाते हैं, गधे हैं, इनको कुछ आता नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें जो हैं, ही वॉज वेरी पॉपुलर, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। और फिर वो बहुत से वहां के भी जो नेता आए थे नेपाल में, कभी कोई प्राइम मिनिस्टर, सब बुढ़े बुढ़े बुजुर्गवार थे, वही पार्टियां एक दूसरे को, कोई किसी का चाचा, कोई किसी का भतीजा। सो ही केम लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, जो हम कहते हैं ना सर कि बेटा कि एक तरह से एक फ्रेश हवा जो मैंने कश्मीर में अभी देखी थी, जहां से मैं लौट के आ रहा हूँ। तो वहां पर उस तरह के बारे में लोगों ने इसके लिए कहा। लेकिन अब जो इसने कह दिया है, ये समझ गया है कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर आप कुछ ऐसा कह देते हो जो एक इशू है जिसपे लोग बहुत नाराज हो सकते हैं, भड़काए जा सकते हैं, क्योंकि जो पुरानी सरकार थी उसके अगेंस्ट भी लोग भड़के थे, और तभी तो इसको लाए थे। अब इसने जो कर दिया है, जो ये सोचता था कि मैं जेनजी का हीरो हूं, एटसेट्रा एटसेट्रा, और फिर सबसे बेवकूफी इसने क्या किया है कि बोला है कि ये कोई पुरानी ट्रीटी ब्रिटिश टाइम की, मैं ब्रिटिश को भी इन्वॉल्व करना चाहता। हमारे देश में भी एक आधा ऐसा है, कोई 60 साल का कहता है मैं यूथ आइकॉन हूँ, तुम जाके ब्रिटेन से कहता है जी डेमोक्रेसी खत्म हो गई है भारत में, उसको आप आइए और बचाइए। तो ये भी मेरा ख्याल है कहीं किसी ने इसको बोल दिया होगा। ब्रिटिश बैठ के हंस रहे होंगे कि इन गधों को अपना देश तो चलाना नहीं आता, और मेरे से अब कह रहे हैं कि वापस आ जाओ और हमें बताओ क्या करना है। सर दिस इज रबिश, एब्सोल्यूट रबिश। अब वहां पे राइट शुरू हो गए, स्टूडेंट्स आ गए हैं, वो जेन जी जिसके कंधों पे चढ़ के आया था वो सब आ गया, उसको कह रहे हैं जाओ, गेट आउट। अब पता नहीं क्या करेगा। मुझे याद है कि पिछले साल इसने फेसबुक पे भी कुछ पोस्ट किया था और कुछ बात की थी इसने, ग्रेटर नेपाल, और हम भारत को भी ले जाएंगे और चीन को भी खा जाएंगे और अमेरिका को भी हड़प कर जाएंगे। तो उसके बाद बहुत इसकी भाषा ठीक नहीं थी, तो फिर उसके बाद इसने माफी मांगी और फेसबुक से वो पोस्ट हटा दिया था। तो मेरा अपना मानना है कि ये जो लड़का है, कोशिश इसने जरूर की है कि मैं एक नया सिस्टम लाऊं, पर ये जो कह बैठा है, जब आप किसी देश के प्रधानमंत्री होते हैं बेटा 50 बार सोचना पड़ता है। मैंने कहां कहां ये देखा है, मैं आपको बताता हूं। मैं आपका राजदूत था जॉर्जिया में, तो मिखाइल साकाशविली होते थे उस समय, यंग रेबल जिसको कहते हैं। उसने फिर वहां जो बुजुर्ग राष्ट्रपति थे उनको हटा के ये जीत गया, उसको रोज रेवोल्यूशन कहते थे। वो पार्लियामेंट में चला गया, गुलाब के फूल हाथ में लिए हुए थे, और सारे पुलिस वालों ने फूल उससे ले लिए और सबने हाँ टाइगर टाइम डार्लिंग अब तू राष्ट्रपति बना। फिर क्या होता है सर, जब इस तजुर्बा नहीं है, घमंड है, फिर बकवास करनी शुरू कर दी, निकाल दिया उसको गद्दी से, देश छोड़ के भाग गया, कभी इधर गया कभी उधर गया। अमेरिका उसका बहुत समर्थक था, फिर अमेरिका पहुंचा। मैं तो सारी कहानी जानता हूँ, मैं तो मिला भी था इस बेवकूफ से न्यूयॉर्क में। तो वहां पे क्या होता है, अमेरिका से जाके उनके कहता है देखो जी मेरे को निकाल दिया। तो वो कहते कौन है भाई तू? तो जी मैं जॉर्जिया का, मैं तो आपका चमचा हूँ। अरे हमने कभी नहीं सुना, हमको कुछ नहीं पता, जॉर्जिया तो एक स्टेट है अमेरिका में, तू जॉर्जिया कौन सा तू बात कर, भाग जाए ऐसे। फिर बड़ा दुखी होके कभी यूक्रेन में चला गया, वहां बस गया, कभी इधर गया, फिर वापस अपने देश में आ गया कि देखता हूं जो कुछ करता हूं। और अब बेटा अक्सर मैंने देखा ये होता है, सैड।
एयरपोर्ट पे उतरता है, पकड़ के सीधा जेल ले जाती है हुकूमत। अब जेल में बैठा, आए मैं मर रहा हूँ, मेरा किडनी फेल हो रहा है, मेरा लिवर खराब हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, ये मर जाएगा। तो ये चीजें होती हैं कि जब आप सोचते हो कि हमेशा के लिए आप नौजवान हो और हमेशा के लिए आप रहोगे गद्दी पर, ऐसा नहीं होता। तो ये कहते हैं, सर सही कहते हैं बेटा, कि जवानी का जोश भी सही है, लेकिन इट शुड बी टेम्पर्ड बाय द तजुर्बा ऑफ एक्सपीरियंस। जोश तो ठीक है, होश भी तो होने चाहिए ना उसके साथ से। तो ये मैं बता रहा हूं। अब ये जो बात इसने की है, ये कहीं जाएगा नहीं बेटा। दिस इज गोइंग टू स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम, और लोग इसकी बात करते रहेंगे, कहते रहेंगे कि भाई तूने तो ये कह दिया है कि भारत ने अगर हमारी जमीन पे कब्जा किया, हमने भी तो भारत की जमीन पे कब्जा कर रखा। अब ये इस टाइप की चीज एक प्रधानमंत्री से कहना, तो सीधी बात है कि भारत में अब आप देखेंगे कल परसों तक शुरू हो जाएगा, जी कौन से हमारे एरिया पे आपने कब्जा किया, वापस करो हमको। अब ये बेवकूफ है, हमारी पार्टी ये करना शुरू कर, आप जैसे जेंजी वाले ये कहना शुरू कर दे, वापस लाओ हमारी धरती जो तू कह रहा है तूने ले रखी है। तो ये मेरा मानना है कि, और ये पे डिस्कशन हो रहा था वो कौन से एरियाज हैं, वो काला पानी और लिम्पी अधूरा और लिपू लेक कोई एरियाज हैं जहां पर बड़े स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड में। तो अब यही है कि चल रहा है वो 1800 मेरा कब की थी ये सिगौली की जो ट्रीटी सुगौली ऐसा कुछ कह दी 1816 में। तो वो नेपाल कहता है जी उस ट्रीटी में तो ये मेरा था, और फिर हम कहते हैं कि भाई जो ट्रीटी हुई थी 1816 में, यार उससे पहले बहुत ट्रीटीज थी, नेपाल तो हमारा था। तो all this has to be looked at in a historical context and a present day context also. तो बेटा इसकी हेकड़ी अब खत्म हो जाएगी। मेरा मानना है, ये मैंने बहुत देखा है कि इस साल के आखिर से पहले ये चला जाएगा। नेपाल में जो नौजवान थे जिन्होंने पावर टेस्ट किया, सड़क पे उतर के, बहुत से देशों में हमने देखे ना, हमने श्रीलंका में भी यही देखा है, मालदीव्स में भी यही देखा था, यंग पीपल उतर आते हैं सड़कों पर, देखते हैं। अब तो हम जैसे वहां बांग्लादेश में भी हमने देखा था, लेकिन उसके बाद सब हेकड़ी खत्म हो जाती है जब देश चलाने का बोझ आपके कंधे पर आता है। यही इसके साथ हो रहा है। और नेपाल में तरक्की नहीं हो रही। शुरू में आया था मैं इतनी डेवलपमेंट कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और टाइगर उधर वो यूक्रेन और रूस का जंग चल रहा है, फिर इसका इजराइल और ईरान का चल रहा है, तो तू कहां से क्या करेगा। फिर भागा गया चीन के पास, आज अंकल आओ, चीन का भाग जाए यहाँ से, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी अपनी समस्याएं हैं। सो सर ये एक चीज बेटा, करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं। मेरे तजुर्बे में 53 साल कूटनीति में 75 ईयर्स इज मेरी उम्र है। किसी दूसरे पे कभी मत भरोसा करो, दूसरे देश पर। एक कहावत है, मैं जब फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट में सिखाता था, लोगों को ट्रेनिंग देता था, मैं कहता था दूर के पानी से आप नजदीक की आग मत बुझाओ। चीन को बोले, चीन तू आजा मेरी मदद कर। वो क्यों आएगा भाई, वो तेरा ससुर है क्या? तो उसका दामाद है जो आएगा तेरी मदद करने। और जो एक देश उसकी मदद कर सकता था, जो भारत है, उसको इस बेवकूफ ने नाराज कर दिया। ये है बेटा सच्चाई आज की। तो मेरा मानना है कि इस साल की खत्म होने तक इसको गुड बाय हो जाएगा। सर, नेपाल के प्रधानमंत्री बालिन शाह को लेकर एक तो आपने बहुत बड़ा दावा कर दिया, यानी आप कह रहे हैं कि अगले 5-6 महीने की, यानी कि 100 दिन की मुश्किल से इसकी सत्ता बची हुई है। और इसके पीछे क्या तर्क है सर? क्या कारण है कि बालिन शाह इस साल के आखिर तक ही सिर्फ नेपाल के प्रधानमंत्री रह पाएंगे? क्योंकि आपने जो प्रॉमिस कर दिया था ना लोगों को, हमेशा जब मैं बड़े बड़े लोगों से बात करता हूँ, लीडर से बात करता हूँ, मैं सबसे एक ही चीज कहता हूँ कि देखिए, आप अंडर प्रॉमिस करिए, ओवर डिलीवर करिए। अगर आप ओवर प्रॉमिस करेंगे और अंडर डिलीवर करेंगे तो आपको मार पड़ेगी। और यही बिल्कुल इसके साथ हो रहा है। ही हैज ओवर प्रॉमिस और अभी ये डिलीवरी नहीं दे रहा। हाँ, बाद में बहाना बनाएगा, जी मेरी गलती नहीं है, देखो जी ये हो गया, वो देखो, नोबडी इज कंसर्न्ड अबाउट दैट। लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता किसकी गलती है। वो कहते हैं तूने वादा किया था, अब निभा उसको, ये निभा नहीं पा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ। और वहां पे तो आप जानते हैं कि हर 6 महीने में, पुराने जमाने में प्राइम मिनिस्टर बदल जाता था। जब वो शाह का टाइम था, वो पता नहीं कितने प्राइम मिनिस्टर बदल देता था। तो यही वहां की परंपरा भी रही है, और ये जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसमें वो अभी काबिलियत है या तजुर्बा है कि एक वॉलेटाइल सिचुएशन को ये कंट्रोल कर सके। ये मेरा मानना है बेटा। और सर, ये किसके इशारों पर ये सब का ये बयान दिया? पहले ही भाषण में मेरा सदन के मानना है, अंदर से नहीं नहीं नहीं, मेरा मानना है कि शायद अमेरिकियों ने इससे कहा है कुछ ऐसी बकवास कर दे, क्योंकि वो भी इससे खुश नहीं है। क्योंकि याद रखिए कि इसने पिछले साल जो पोस्ट किया था, उसने अमेरिका को भी गाली दी थी। तो उन्होंने कहा अच्छा तू गाली दी है, और ट्रम्प साहब तो आप जानते हो, गाली उसको देंगे तो वो तो बदला लेता है, वो तो भूलता नहीं है। तो कहा भाग जाए यहाँ से। मेरा मानना है कि ये फंस गया है, अपने ही चक्रव्यूह में फंस गया है।
तो ये चीजें जिस किसी भी देश में, आपके देश में अगर ये बड़ा सेंसिटिव इशू है तो क्या मेरे देश में सेंसिटिव नहीं है? और फिर खुद कहता है कि हमें डायलॉग करना चाहिए, तो फिर ये बकवास करने की क्या जरूरत थी? आप समझ रहे हैं? आप वो कहता है कि जी डायलॉग और डिप्लोमेसी से रिजॉल्व करना चाहिए, तो फिर बोलता क्यों है यार? द बेस्ट डिप्लोमेसी वो होती है बेटा, 53 साल का तजुर्बा है, जो हम चुपचाप से करते हैं। ये मेगाफोन लेके ओ ये हो जाएगा, हम डिप्लोमेसी करेंगे, अबे गधे, ये सब करने से डिप्लोमेसी नहीं होती। ये तो तू जंग का ऐलान कर रहा है। और ये याद रख, अगर तूने पंगा लेने की कोशिश की उस एरिया में, इतनी मार खाएगा और आपकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा बेटा। दिस इज माई फर्म कन्विक्शन। सर, जब नेपाल के प्रधानमंत्री सदन के अंदर से ये बयान दे रहे थे और उसके ठीक 24 से 48 घंटे के भीतर उसी पार्टी के मुखिया, नेपाल की जिस पार्टी के वो प्रधानमंत्री हैं, उसी पार्टी के मुखिया भारत के दौरे पर आ रहे हैं। मोदी जी से भी मुलाकात की खबरें हैं। तो क्या आपको लग रहा है इस विषय को उठाएगा भारत और मोदी जी इस पूरे मामले पर लताड़ने वाले हैं खूब जमकर? अब मैं आपको कहूं बेटा, आई हैव नो रीजन टू से दिस। जो आ रहा है, क्योंकि मैंने देखी है ना, मैंने जिंदगी बहुत देखी है। ये जो आ रहे हैं साहब, पीएम से मुलाकात होगी, जरूर हेड है उस पार्टी के जिसका ये सदस्य है, तो बोलेंगे ये गधा है, हम इसको निकाल रहे हैं, हम किसी और को लाएंगे। तो हम कहेंगे ठीक है जी, आपकी मर्जी है, हम लोग इंटरफेयर नहीं करते, हम लोग डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं करते, हम टेंजेंशियली कह देंगे कि भाई आदमी जो है ये ठीक नहीं है। वो समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। ये हम हिंट करते हैं बेटा। ये मैंने कई बार अपनी जिंदगी में किया है, मैंने अपने करियर में बहुत बार कि जी आपका ये जो मंत्री है इसने कुछ बयान दिया है तो ये ठीक नहीं किया, और ये 24 घंटे में मंत्री जी को कहते हैं यार घर बैठो, दफ्तर आने की क्या जरूरत है। ये चीजें अक्सर होती हैं, और खास तौर से अब जो भारत की ताकत है उससे पंगा लेने की कोशिश मत करो। तो ये बेटा मेरा मानना, ये आ रहा है, मिलेगा और फिर देखते हैं क्या होता है। मेरा अपना मानना है ये चला जाएगा, कोई दूसरा आएगा। हो सकता है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी है वो खुद कहे कि अच्छा मैं संभालता हूँ, रिपेयर करता हूँ, ये जो गधे ने बोल दिया है मैं उसको सही करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन एक चीज बेटा आप समझ जाइएगा कि ये जो दंगे वहां पर हो रहे हैं, ये मत सोचिए कि ये सिर्फ स्पॉन्टेनियस है, कुछ दूसरे लोगों का भी हाथ है। मेरी तरफ में देखनी, मैं नहीं कह रहा कि भारत का हाथ है। मैं ये कह रहा हूं कि होती रहती है चीजें, सब कुछ मैंने बताया ना, मेगाफोन से तो हम डिक्लेयर नहीं करते, चुपचाप से हम काम करते हैं। तो वी आर वेरी इफेक्टिव। ये जो है ऐसे छोटे मोटे पिट्ठू से, वो पक्षे पुक्षे जो थे श्रीलंका के, वो भी सबक सीख गए थे। वो आपका मालदीव वाला क्या नाम, मुज्जू फुज्जू, वो उसने इंडिया आउट और ये है वो है, और बाद में जब दो चार झापड़ पड़े अपने ही देश में अपने ही लोगों से, ओ इंडिया आप तो मेरे भगवान हो। तो इन गधों के साथ कैसे निपटना ये हम जानते हैं सर। वो ओली पोली मोली को तो पता नहीं आप जेल में है या कहाँ है, उसके साथ हमें मालूम है कैसे निपटना है इन लोगों के साथ। तो ये चीजें हैं बेटा, भरोसा करिए और अपनी का आप समझ जाइए कि हमसे मत पंगा लो। एक ये बस वो दलेर मेहंदी का गाना मुझे बहुत पसंद, ओ पंगा ना लेना, पंगा ना लेना। ये मत करो, चुपचाप से बैठे रहो। तुम्हें मदद चाहिए मैं करूंगा, जब आपको चीनी की जरूरत है या खाद्य पदार्थों की जरूरत है मैं मदद करूंगा आपकी, लेकिन बिहेव योरसेल्फ। ये नहीं है कि अजी भारत तो कोई बात नहीं, उनको गाली भी दे दो तो वो बुरा नहीं मान, और टाइगर हम बहुत बुरा मानते हैं। तूने अगर इस सरकार से, इस हुकूमत से, इस भारत से पंगा लिया तो फिर तेरी नानी नहीं याद आएगी, तेरी नानी की परदादी की नानी की परदादी याद आ जाएगी तेरे को, और ब्रिटिश तेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। सुनता कौन है उनकी? उनकी अपनी समस्याएं हो रही है। जो वहां पे वो प्रधानमंत्री है, वो क्या नाम है उसका, स्टार वॉर्स या स्टारबक्स जो भी उसका नाम है, वो भी डगमगा रहा है। तो हु हैज द टाइम टू इंटरफेयर? बेवकूफी है कहना ये। मैं एक चीज आपको बताता हूँ सर, अभी मुझे याद आया। मेरे करीब मित्र हैं, युगांडा के राष्ट्रपति हैं, उनका नाम है युवेनी मुसेवेनी, बहुत सालों से है वहां पे। उसने जो जेनोसाइड हुआ था वहां पर उसको रोका था। तो मुसेवेनी ने एक चीज कही है कि एक उन्होंने बताया था कि वर्दी पहनने से कोई जनरल नहीं बन जाता। और उसने कहा था यार, जब अफ्रीका के जो देश हैं जहां पुरानी ब्रिटिश हुकूमत थी, आपके पास कोई समस्या होती है आप ब्रिटेन के पास क्यों भागते हो? वो आपके चाचे हैं क्या? उनको तो आपने निकाल दिया, खत्म हो गई बात, वो उनके पास भागते हो जैसे कोई सुप्रीम कोर्ट वहां पे बैठा हुआ है। सो he had said something very positive. He says ये चीजें मत करो, अब वो हो गया, जमाना गया, अब अपने ऊपर भरोसा करो। he said नए देश आ रहे हैं, नई शक्तियां, उनसे दोस्ती करो। He was hinting at India, उसके ढेर सारे लोग यहाँ पढ़ाई करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है बेटा कि
जस्ट रशिंग बैक, वो आप क्लॉक को पीछे डालने की कोशिश करो ना, घड़ी तो आगे को चलती है, पीछे को नहीं जाती है। हाँ। ये है बस मेरा कहना सर। सर मैं अब इसे थोड़ा-सा और डिप्लोमैटिक तरीके से अपने दर्शकों के लिए समझना चाहूँगा, लेकिन मैं पहले चाहूँगा जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो कमेंट में भारत माता की जय ज़रूर लिखें और जितने लोग हमें देख रहे हैं, वो इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और राष्ट्रवादी फौज का आप जॉइन बटन पर क्लिक करके हिस्सा बन सकते हैं दर्शकों। अब दीपक सर मैं ये समझना चाहता हूँ, अपने दर्शकों के लिए और अपनी भी समझ के लिए कि बीते कुछ सालों के अंदर पिछली हुकूमतों के कारण क्या भारत ने अपने पड़ोसियों के ऊपर से अपना दबदबा खोया है और चीन ने क्या वहां दबदबा कायम किया? चाहे बात हो और आपकी श्रीलंका की बात बस हो, सर चाहे मैं आपकी समझ गया, समझ गया, बांग्लादेश, चाहे म्यांमार, चाहे आपका ये यहाँ आप नेपाल की बात समझ गया, कर लीजिए। समझ गया। बेटा जब चीन के दबदबे की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है? कहना बड़ा आसान है मीडिया के लिए। मतलब चीनी आ गए हुकूमत करने वहां पर। श्रीलंका में चीनी सरकार है क्या? मुझे नहीं पता। हो सकता है हो, आपको ज्यादा मालूम हो, मेरे को तो नहीं लगता। पिछली बार जब मैं गया था कोलंबो में, वहां चाइनीज तो कोई थे नहीं हुकूमत। उनका उनका जो इस समय राष्ट्रपति है वो चाइनीज तो नहीं है ना, प्रधानमंत्री चाइनीज है। तो ये क्या है, चीन का दबदबा बढ़ गया। चीन से तो वो लोग नफरत करते हैं, कहते हैं हमें लूट लिया। फिर दूसरी जो नेपाल की बात है, सेम थिंग। फिर आप बात करते हैं मालदीव की, मालदीव वाला तो भारत के आगे इतनी तारीफ करता है, उसको पता है जब मुझे समस्या होगी एक देश है जो मेरी मदद करेगा, वो भारत है। तो ये कहना दबदबा हो गया, अब चीन पहुंच गया, ओ ये हो गया, कुछ नहीं हो रहा। चीन एकमात्र देश है, अगर कभी भी जंग कहीं होगा दूसरे देश में, वो अपना एक सिपाही नहीं भेजेगा, वो डरता है। और उसके लोगों को तो लड़ना भी नहीं आता। ये देखिए, मैं यहाँ इसको सही कर रहा था, 2047 लिखा हुआ है विकसित भारत बनने के लिए। तो वो सभी है, मेरा ख्याल है जिन देशों से मैं मिलता हूँ, सब जो वहाँ के लीडर्स हैं, सभी कहते हैं कि इंडियाज डेवलपमेंट जो आप लोग बात कर रहे हैं 2047 तक विकसित भारत बनने की, हमारा भी लक्ष्य वही है। हम आपको बड़े ध्यान से देख रहे हैं, आप कैसे उस तरफ जा रहे हैं। तो बेटा ये छोड़ा, चीन के कोई भरोसा नहीं करता, भरोसे के बिना कोई संबंध नहीं हो सकता। फ्रांसिस फुकुयामा साहब एक जापानीज अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट है, इतनी मोटी किताब लिखी है, ट्रस्ट, और उसमें सिर्फ एक चैप्टर है पढ़ने लायक, उसका नाम भी है ट्रस्ट। तो पढ़ो कि भाई किस तरह से जब भरोसा होता है तो एक परिवार बनता है, फिर भरोसे से परिवार एक कम्युनिटी बनती है, फिर कम्युनिटी से एक शहर बनता है, फिर शहर से एक देश बनता है। तो वो कम्युनिटी में या शहर में या देश में भरोसा नहीं है तो कुछ नहीं।